फिज़िक्स का चैप्टर 2 है वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स के अंदर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यू में से दो टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kg, हाफ किलोमीटर एट्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से इन ऑर्डर टू रीच माई होम, लीव योर होम एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसको कहते हैं वेक्टर। नाउ अबाउट वेक्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि एक टेबल है जिस पर दो अलग अलग लोग फोर्स लगा रहे हैं। अगर एक टेबल पर दो फोर्सेस लग रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 of 20 न्यूटन और 1 of 30 न्यूटन, टेबल की मोशन कैसी होगी? नाउ वन पर्सन कैन से कि एक्सेलरेटेड होगी, कि अगर एक बंदा 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहा है, दूसरा 30 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएगा तो टेबल ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाएगी। अनदर पर्सन कैन से कि टेबल की मोशन डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड यू कैन नॉट से दैट एनी ऑफ देम इज़ रॉन्ग बिकॉज आपने स्पेसिफाई नहीं किया था कि डायरेक्शन कौन सी है। अगर आप सेम डायरेक्शन के अंदर दो फोर्सेस अप्लाई करते हो, वो एड अप हो जाती हैं। अगर एक बंदा एक ही डायरेक्शन में टेबल को खींच रहा है, दूसरा भी उसको वहीं से पुश करे, डायरेक्शन सेम हो 20 न्यूटन और 30 न्यूटन की फ़ोर्स की, तो फोर्सेस ऐड अप हो जाती हैं। और अगर एक बंदा 30 न्यूटन की फ़ोर्स से टेबल को खींच रहा है और 20 न्यूटन की फ़ोर्स उसको अपोज करे तो मोशन डिक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ वाई वेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हुए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। The thing is, vector is a mathematical quantity that has both magnitude and a direction. और इसकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल वेट आ जाता है। हम जब भी वेट को कंसिडर करते हैं, वी ऑलवेज नो दैट इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। और लाइक वेलोसिटी, फ्रिक्शन, सब के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है ताकि उनकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स नहीं यूज़ करते। अगर कोई स्केलर क्वांटिटीज़ हो, हम उसको मैथमेटिकल रूल्स से सिंपली ऐड अप कर सकते हैं arithmetic rules. Like for example, you can add 2 kg plus 4 kg equals to 6 kg, but in order to add the forces, you need to know if they are in the same direction or in the opposite directions. First of all, let's discuss how do we express a vector or write a vector. So basically, there are 3 ways. First of all, one way is symbolic representation, कि आप वेक्टर को सिंबल्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एंड द सेकेंड इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आप वेक्टर्स को ड्रॉ करके कैसे रिप्रेजेंट करते हो। सिंबॉलिकली वेक्टर को जब आप कंप्यूटर के अंदर लिखते हो तो उसके लिए हम बोल्ड लेटर्स यूज़ कर लेते हैं। लेटर अगर कहीं पे बोल्ड हो तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये वेक्टर के लिए यूज़ हुआ है। और नॉर्मली बुक्स के अंदर ये इस तरह की कन्वेंशंस यूज़ करना ईजी होता है। लेकिन अगर हमें लिखते हुए यूज़ करने हैं तो हम प्रैक्टिकली एक लेटर को बोल्ड नहीं कर सकते। सो देयर आर 2 ways, you either draw an arrowhead above it or you draw a line below it. ये दोनों वेज नॉर्मली यूज़ होते हैं वेक्टर्स को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से फोर्स इज़ अ वेक्टर, I'll use this symbol for force. This represents that force needs a direction to complete its description. अब कभी कभार वेक्टर का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना होता है। इस फॉर्म में जब आप लिखोगे तो फोर्स के साथ उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन्ड होगी। और अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, कंप्यूटर के अंदर हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों की फॉर एग्जांपल राइटिंग ही टिल्टेड होती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम मैथ्स के अंदर जो बार्स यूज़ होती हैं, वर्टिकल बार्स, ये यूज़ करते हैं in order to show कि ये मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए
This tells us that A is only a scalar. If you have A with an arrowhead above it, this tells us that A is a vector. If you have A with an arrowhead having these two vertical bars, this tells you that it is only the magnitude of a vector. Now there are some vectors that are called वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन इट्स डायरेक्शन एंड एन एरोहेड। इस लाइन को बेसिकली हम वेक्टर को अकॉर्डिंग टू अ स्केल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ये मैंने यूज़ की है फोर्स ड्रॉ करने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 न्यूटन। सो इफ़ दिस लाइन इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 6 न्यूटन की फोर्स को ये शो कर रही है। इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर, दिस विल शो अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो इस लाइन की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताती है और ये एरो हेड हमें डायरेक्शन बताता है। और किसी भी वेक्टर के अंदर जहाँ से वो स्टार्ट हुआ होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर और इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नॉर्मली उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस से रेफरेंस देना पड़ता है। अगर हम वेक्टर्स को बता रहे हैं तो हम उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से बताते हैं कि इन एक्सिस के रेफरेंस में उनकी क्या वैल्यू बनती है। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अलजेब्राइक वेक्टर्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, अगर आप 2 प्लेन एक्सिस की बात करो, प्लेन सर्फ की बात करो, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस होता है वाई एक्सिस। आपने अगर इसके कंपैरिजन में देखना है, बेसिकली दीज आर 2 लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 के एंगल पर, एंड दे मीट एट अ पॉइंट विच इज़ 0 ऑन बोथ एक्स एंड वाई, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। एक्सिस के अंदर quadrants होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट quadrant, दिस इज़ द सेकंड quadrant, दिस इज़ द थर्ड quadrant, दिस इज़ द फोर्थ quadrant। quadrant मीन्स बेसिकली हमारा एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 पार्ट्स, दिस इज़ द सेकंड ऑफ द 4th पार्ट्स, थर्ड ऑफ द 4th पार्ट्स एंड फोर्थ ऑफ द 4 पार्ट्स। फर्स्ट quadrant के अंदर हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, बट लेट्स लीव दैट टू सम अदर टाइम। Now if you represent it on an x-axis and y-axis based, it's called a plane. आप इसको 2 dimensional में represent कर रहे हो, but sometimes you have to represent it in the form of x-axis, y-axis and z-axis. इसको हम कहते हैं space। जब आप इन 3 उसमें represent करते हैं तो space होता है। बेसिकली इसमें represent करने से 2 dimensional हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। जब हम उसमें z एक्सिस को इंक्लूड कर लेते हैं तो 3 डायमेंशनल एनालिसिस होता है। सो दिस इज़ अ लाइन, y इज़ परपेंडिकुलर टू इट, z इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y। सो इफ़ यू पुट दिस राइट हेयर, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, इट कम्स आउट ऑफ द प्लेन। इसलिए बुक्स में सिंप्लिसिटी के लिए नहीं ड्रॉ किए हुए होते और कभी कभार उसको टेढ़ी लाइन ड्रॉ की हुई होती है, दैट देखने से उसकी सेंस नहीं बनती। बट बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रैंडम चीज़ों को देखो तो इफ़ यू हैव अ वॉल, उसकी एक लेंथ होती है, उसकी एक विड्थ होती है, आई मीन ये, और एक हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है। इस तरह होती है बेसिकली एक वॉल। ये 3 डायमेंशनल होते हैं कि एक उसकी हाइट होती है, एक वो कितने एरिया पे एक्सटेंड है, हाइट, विड्थ और ब्रेड्थ। तो ये चीज़ें 3 डायमेंशनल में होती हैं। और नॉर्मली अगर आप अपनी लाइफ में किसी डोर को देखो, विंडो को देखो, वॉल को देखो, उस सब में आपको ये चीज़ समझ आ जाती है। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास 2 एक्सिस हों, x एक्सिस और y एक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई टोल्ड यू, जब हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एरो उसकी डायरेक्शन बताता है और लाइन की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। फॉर एग्जाम्पल यू ड्रू अ वेक्टर वेयर दिस इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इक्वल टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन की फोर्स आपने ड्रॉ की है।
दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और अगर आप इसको एंगल को यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा होता है जिससे हमें पता चलता है कि एंगल यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप इसको एक्स के बेस लाइन से ऐसे स्टार्ट करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉक इस तरह घूमता है ना, एंड दिस इज़ ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ अ क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम एंगल को नॉर्मली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। लाइक आई सेड कि वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। अब जब हम उसको लिखते हैं ना तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक बॉडी है जिसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, अपवर्ड भी एक्ट कर रही हैं। आप इनमें से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हो और ये बात शो करती है कि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। F1 F2, you may say कि if F1 is positive then F2 is negative। पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। नॉर्मली हम जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं। अगर आप एंगल को नीचे से स्टार्ट करो और इसको लेकर जाओ क्लॉक की डायरेक्शन में, बेसिकली अगर आपका एंगल यहाँ से यहाँ तक आप चेक करो, दिस इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, इट इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर आपने 3 के प्लेन में शो करना है, इफ़ यू ड्रॉ अनदर z एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, तो आप उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस भी लेते हो, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस भी लेते हैं। बट दिस थिंग इज़ जस्ट लाइक द बेसिक्स। यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ अ वेक्टर। एक वेक्टर है, आपको उसको एक प्लेन में ड्रॉ करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ उसकी लेंथ देखो, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन। सो इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर इट वुड रिप्रेजेंट 20 न्यूटन। आप सबसे पहले एक स्केल सेलेक्ट करते हो, लाइन ड्रॉ करते हुए एंगल का ख्याल रखते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। बेसिकली दिस इज़ अबाउट हाउ यू प्रैक्टिकली ड्रॉ एन एंगल, बट अबाउट पेपर्स दिस श्योर इज़ द बेसिक्स। लेकिन ये ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेपर के अंदर आती है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऐसी चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर प्रैक्टिकल मैथमेटिकल वर्क। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद एन एरो। अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। सो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लिखते हो विद दीज वर्टिकल बार्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को लिखते हो विद अ हैट। अगर आपके पास एक मैग्नीट्यूड हो इन द फॉर्म ऑफ ए एरो, दिस रिप्रेजेंट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपके पास वर्टिकल बार्स के साथ हो, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। और अगर आपके पास एक वेक्टर के ऊपर हैट गिवन हो, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन ओनली का क्या मतलब होता है? बेसिकली इनको ना हम जो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। द पॉइंट इज़ वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होती है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बेसिकली अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, आप उसको किसी और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो। इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर 3 बाय अनदर नंबर 1, आंसर रिमेन्स द सेम 3। अगर आप किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड 1 वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दिस वेक्टर हैड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिर्फ उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। So if you multiply any vector by a unit vector, magnitude remains same, and direction changes because that vector was purely meant to show direction. अब हम find कैसे करते हैं? Basically आपके पास एक vector
के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसके एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। सो वेक्टर को आप इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन लिख सकते हो। अगर आपने इसमें से निकालना हो डायरेक्शन, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। A vector divided by magnitude of A. This is the formula for finding out the unit vector, for calculating the unit vector. If you multiply any vector by its magnitude, किसी चीज़ को अगर आपने उसके नंबर से डिवाइड कर दिया है, अगर आप 3 को 3 से ही डिवाइड कर लो तो आंसर 1 आता है, उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। अगर आप किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, उसमें सिर्फ डायरेक्शन बच जाती है। एंड दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का, अब जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ए हैट, इसकी डायरेक्शन सेम होती है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ए वेक्टर वाली होती है। जस्ट लाइक आई सेड कि आपने ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया तो ए वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन बच गई। इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर वाली है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस के लिए, जैसे कुछ चीज़ें बहुत पॉपुलर कॉमनली यूज्ड होती हैं ना, वैसे हमारे पास कुछ डायरेक्शंस भी होती हैं, कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। वो होते हैं I, J, K एंड देयर इज़ अनदर वन N। I, J, K को आप KPK बोर्ड की मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ते हैं। बेसिकली आप लाइक आई जस्ट सेड, हमने 3 एक्सिस डिस्कस किए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करने वाले को कहते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जो ये शो कर रहा है कि दिस वेक्टर इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको आई यूनिट वेक्टर कहते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन शो करने वाले को हम कहते हैं जे, और z एक्सिस की डायरेक्शन शो करने वाले को हम कहते हैं k। मतलब k वेक्टर का मतलब है इफ़ सम वेक्टर हैज़ द वैल्यू ओनली इन द फॉर्म ऑफ k, इसका मतलब है वो z एक्सिस पर लाई करता है। I का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इन द j इज़ अ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर दैट ओनली शोज डायरेक्शन। एंड विच डायरेक्शन डज इट शो? द डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। बाकी रह जाता है हमारे पास n। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जब हम कोई ड्रॉ करते हैं यूनिट वेक्टर, उसके लिए हम n की टर्म यूज़ करते हैं। बेसिकली n इज़ नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री के एंगल में बनता है, जिसके लिए आप परपेंडिकुलर की टर्म भी यूज़ करते हो। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम n यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। n रिप्रेजेंट्स नॉर्मल। नॉर्मल अब जब आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वगैरह भी पढ़ा था तो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर।